गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 3 बड़े टॉपिक कराए थे, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 प्लान, फिर एक था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फिर अपनी पढ़ी थी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। याद है वो कोल्ड हो गया था, कन्वेंशनल आउटलुक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो काफी रिफॉर्म्स आए थे, 3 तरह के रिफॉर्म्स आए थे, लैंड रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो देखो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो पहला रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। हम किसकी बात करेंगे बच्चों? लैंड रिफॉर्म्स की। कि सर लैंड रिफॉर्म्स कौन-कौन से आए थे? तो आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्योर देम एंड द गवर्नमेंट ऑफ India has taken series of reform for the development of agriculture sector in the economy। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई थी and these reform measures are popularly known as agrarian reforms। और वो क्या बोला गया है? agrarian reforms, क्योंकि सर ये एग्रीकल्चर के लिए आए थे, ठीक है। तो उसके अंदर पहला रिफॉर्म कौन सा है बेटा? लैंड रिफॉर्म। तो हम पढ़ते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को और हम क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो हम बात करते हैं इट रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। तो क्या बोला गया बेटा इसको? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिफॉर्म बेसिकली फोकस अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। और लैंड रिफॉर्म का बेसिकली किस पे फोकस था? कि कैसे वो इक्विटी लेकर आ सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो लैंड रिफॉर्म का जो पहला पॉइंट है वो है बेटा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या उठाया कि जो भी इंटरमीडियरीज थे, लाइक वो जमींदार हो गए, महाजन हो गए, ट्रेडर हो गए, उन लोगों को साइड में किया। क्योंकि सर फार्मर को उसका जो मेहनत आता वो पूरा मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा तो ये इंटरमीडियरीज खा जा रहे थे। तो पहला स्टेप लैंड रिफॉर्म, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी इंटरमीडियरीज थे उनको साइड में हटाया। तो बात करते हैं द फर्स्ट एंड द most important action taken by the government is the removal of intermediaries, that is zamindars। as stated earlier, the colonial government appoints zamindar। याद है आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कौन थे zamindar? सर zamindar who were the nominal head of the land, who collect tax revenue from the farmers without making any initiative to improve the land। सर zamindar वो लोग थे कि सर जो लोग फार्मर से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे विदाउट मेकिंग एनी इनिशिएटिव फॉर द फार्मर। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेप क्या किया? द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स टू मेक इंप्रूवमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जो लैंड का ओनर है, जो खेती कर रहा है, उसका फायदा उसी को मिले, ना कि किसी इंटरमीडियरी को, ना कि किसी थर्ड पर्सन को। And this policy brought 200 lakh tenant into direct contact with the government। और इस पॉलिसी से हुआ क्या? 200 लाख लोग गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। 200 लाख फार्मर्स गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। एंड आल्सो दिस ओनरशिप गिव्स देम इंसेंटिव द इंक्रीज आउटपुट। और जैसे ही इंटरमीडिएट साइड में हुए, फायदा क्या हुआ कि फार्मर्स का आउटपुट अपने आप ही बढ़ गया और एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ होना भी शुरू हो गया। तो आल्सो दिस ओनरशिप राइट गिव्स देम द इंसेंटिव एंड द इंक्रीज आउटपुट, बिकॉज सर अब कोई बीच में जमींदार नहीं है उनका आउटपुट लेने के लिए, एज देयर इज नो जमींदार इन बिटवीन हु टेक्स देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर। और इससे हुआ क्या सर? फार्मर्स की ग्रोथ होना शुरू हो गई। तो सर लैंड रिफॉर्म्स का पहला पॉइंट क्या है? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट आता है बेटा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप क्या उठाया? उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग ही बोलते हैं। तो देखो मैं बताऊं, जैसे एक फार्मर है, उसके पास 10 लैंड्स पड़ी है, अब ये खेती करता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 लैंड पे खेती कर रहा है। एक फार्मर है, इसके पास 0 लैंड है। तो गवर्नमेंट ने देखा यार इसके काम में तो 3 ही आ रही है,
बाकी तो फालतू ही पड़ी है। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लेकर आई, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट ने बोला अब किसी भी फार्मर के पास, जो भी गवर्नमेंट की लिमिट थी, इससे ज्यादा लैंड नहीं होगी। अगर किसी फार्मर के पास इससे ज्यादा लैंड होती है तो उस लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। सर एक्वायर कर लेगी, जमीन किसी की गवर्नमेंट ऐसे कैसे ले लेगी? तो गवर्नमेंट पैसों में खरीद रही थी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कब्जा कर रही थी। गवर्नमेंट ने बोला कि एक सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स कर दी कि किसी भी फार्मर के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होगी। अगर पाई जाती तो वो लैंड गवर्नमेंट ले लेगी, और वो लैंड किसको दे देगी गवर्नमेंट? टू द लैंडलेस फार्मर, टू द लैंडलेस कल्टीवेटर। और ये बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि सर इसकी बाकी की 5-6 लैंड तो खाली पड़ी थी, तो खाली पड़ी लैंड से बढ़िया है ना किसी ऐसे आदमी को मिले जो उसमें खेती कर लेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, दैट इज लैंड सीलिंग। इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड। क्या बोला मैंने? फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। हमने फिक्स कर दिया कि कोई भी इंडिविजुअल कितनी मैक्सिमम लैंड अपने पास होल्ड कर सकता है। इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, the government specified the maximum limit of land। इस सेक्टर में इक्विटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबके लिए एक मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया था, that any individual can hold, कि कोई भी फार्मर मैक्सिमम कितनी लैंड होल्ड कर सकता है। and any excess land beyond that limit, और अगर किसी फार्मर के पास उस लिमिट से ज्यादा लैंड पाई जाती है तो it would be taken over by the government। तो वो लैंड कौन ले लेगा? वो गवर्नमेंट ले लेगी, and will be allotted to the landless cultivator and small farmer। और वो लैंड गवर्नमेंट किसको दे देगी? जो फार्मर कैसा है बेटा? लैंडलेस, जिसके पास कोई जमीन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा अपना? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। नेक्स्ट आता है बेटा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सुनना ध्यान से। मैंने बताया था आपको एक फार्मर है, इसके पास एक छोटी जमीन तो यहाँ पड़ी है, एक छोटी जमीन यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है। तो एक फार्मर जिसके पास था, उसकी एक छोटी सी जमीन उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका ड्रॉबैक क्या था? फार्मर चाहकर भी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता, याद है आपको। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में चारों जमीन को संभाल सके। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला सर? ये चारों लैंड गवर्नमेंट ने ले ली, गवर्नमेंट ने चारों लैंड से एक्वायर कर ली, और इस फार्मर को इन चारों के बदले एक ही जमीन पे एक बड़ी सी लैंड प्रोवाइड कर दी, एक ही जगह पे बड़ी सी लैंड प्रोवाइड कर दी। अब इससे उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब फार्मर को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और फार्मर इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट को भी यूज कर सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकता है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस। Practice to allot land to the farmer at one place as a replacement for his scattered holding। इसकी इधर-उधर लैंड के बदले उसको एक ही जगह पे लैंड अलॉट कर दी गई। Moreover, small and scattered holding is now converted into the big piece of land। अब वो छोटी-छोटी जमीन बड़ी piece of land में कन्वर्ट हो गई, so that modern and innovative technology can be applied which will increase the productivity। अब फार्मर इसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आता है बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, देखो इसका सिंपल सा मतलब है, जो भी स्मॉल फार्मर्स थे तो उनके पास इतना पैसा था नहीं, तो उन सबने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर काम करें। तो देखो ये छोटे-छोटे स्मॉल फार्मर्स थे, 3-4 1 2 आसपास लैंड थी, तो इन तीनों ने बोला क्यों ना ये बेनिफिट्स हटा दे। तो उन्होंने जो भी थी इन जमीन को जोड़ लिया अपनी आपस में, तो एक बड़ी पीस ऑफ लैंड बन गई, और अब मिलकर रिसोर्सेज खरीद रहे हैं, मिलकर रॉ मटेरियल ला रहे हैं, मिलकर सीड्स ला रहे हैं। मुझे बताओ, एक तो मैं एक मार्केट खरीदने जाऊं तो एक मार्केट मुझे कितने का मिलेगा? 20 रुपए का।
और मैं 100 मार्कर एक साथ खरीदूं तो क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल सर। जब आप बल्क में कोई चीज खरीदते हो तो क्या मिलता है आपको? वॉल्यूम डिस्काउंट। तो यहाँ वो कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की। जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टीवेटर्स बाय पूलिंग देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो मैंने क्या बोला? Joint farming by small cultivators by pooling their land and other resources to enjoy the benefits of large scale farming is known as cooperative farming. अब क्या हो रहा था? सब फार्मर मिलकर इनपुट खरीद रहे थे, तो टुगेदर farmers can buy input at a lower price and sell their product at a higher cost. और मिलजुल के जो सामान खरीद रहे थे वो तो कम दाम में मिल रहा था और जो सामान बेच रहे थे वो काफी हायर प्राइसेस पे सोल्ड कर रहे थे। तो बेटा अपन ने पहला रिफॉर्म पढ़ा कौन सा? लैंड रिफॉर्म्स। कितने पॉइंट थे बेटा? 4। बोलो कौन कौन से? सर पहला था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स और एक था कोऑपरेटिव फार्मिंग्स। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा बेटा क्या था ये लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स आ गए, इनको और क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो दूसरे रिफॉर्म्स आए बेटा दैट इज पॉइंट बी, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो थे जनरल रिफॉर्म्स। कौन से बेटा? जनरल रिफॉर्म्स। तो हम बात करते हैं जनरल रिफॉर्म्स के अंदर पहले पॉइंट की, वो बेटा अपना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। क्या था मैंने ड्रॉबैक बताया था आपको कोल्ड में डी से था डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। मतलब सर उस टाइम फार्मर्स को अगर पैसा उधार लेना था ना तो उसको जमींदार, महाजन, ट्रेडर इनसे लेना पड़ रहा था। मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस था ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या लेके आई? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मतलब गवर्नमेंट ने जगह जगह पे बैंक्स वगैरह सेटअप कराए जिससे अब फार्मर्स को कम ब्याज पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। तो देखो, रीजनल रूरल बैंक हैव बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आया? नबार्ड। किसकी बात करी मैंने? नबार्ड की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैव बीन सेट अप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। और गवर्नमेंट ने किसको एस्टैब्लिश किया बेटा? नबार्ड को। दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब एस्टैब्लिश किया? इन द ईयर 1982। तो ध्यान रखना वन मार्क क्वेश्चन, नबार्ड कब आया था? सर इन द ईयर 1982। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज बीन सेट अप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट इन द ईयर 1982। क्लियर है बच्चों? पहला इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। मैं बात करता हूं बेटा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो याद है एक प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सर आज भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो हेवीली किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या हुआ? अब इरिगेशन फैसिलिटी भी एक्सपेंड करने की सोची। तो देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग proper and permanent irrigation facility, and in 1951 approx 17% of the land was under the permanent means of irrigation। और इस गवर्नमेंट के एफर्ट से हुआ क्या? 1951 की अगर मैं बात करूं तो केवल 17% लैंड कहां पे आ गई? परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक about 35% of total agricultural land is India is reliably irrigated in 2010। और 2010 के अंदर अब 35% लैंड ऐसी है जिस पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आज भी बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो रेनफॉल पे डिपेंड है, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए। तो देखो पहला पॉइंट क्या था? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। याद है एक प्रॉब्लम ये भी थी, फार्मर को यही नहीं पता था उनको अपना आउटपुट कहां सोल्ड करना है,
कितने में सोल्ड करना है। तो गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट और लेकर आई। अब देखो इसमें क्या था, ध्यान से सुनना। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में क्या था, गवर्नमेंट ने ऐसा मार्केट सेटअप किया जहां फार्मर को ये पता था कि अब आपको अपना आउटपुट किसे सोल्ड करना है, कहां सोल्ड करना है, कितने में सोल्ड करना है। तो रेगुलेटेड मार्केट और कंट्रोल्ड मार्केट इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा मार्केट जहां पे जो डिमांड एंड सप्लाई इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सच एज हु इज अलाउड टू बी एंटर, कि कौन तो इस मार्केट में एंटर कर सकता है, एंड व्हाट प्राइस में बी चार्ज, और क्या प्राइस वो लोग चार्ज करेंगे। एंड दे आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस टू द फार्मर्स। और ये किस लिए सेटअप किया गया, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था जिससे फार्मर को एक स्टैंडर्ड प्राइस ऑफर कर सके कि इनका आउटपुट है इतने का तो बिकना ही बिकना चाहिए। एंड दे आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस टू द फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडलमैन। और अब उनको मिडलमैन थे जो एक्सप्लॉइट ना कर सके। पहले क्या था, ब्रोकर खरीद रहा है फार्मर से 40 के अंदर, ब्रोकर ने तो फार्मर से 5 भी खरीदा और मार्केट में 40 रुपए का सोल्ड किया, तो 35 रुपया कौन कमाया बेटा, ब्रोकर मिडलमैन। फार्मर को तो 5 रुपए मिला। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि जिससे ब्रोकर ऑफ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्यों एस्टैब्लिश की गई, जिससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज हो सके। मतलब पहले फार्मर क्या था, अलग अलग बेच रहे थे, तो एक तो 20 रुपए का बेच रहा है, 18 का बेच रहा है, 22 का बेच रहा है, उनमें आपस में लड़ाई थी। अब जब सब मिलकर आ गए, सबने फिक्स कर दिया हम तो 25 का ही सोल्ड करेंगे, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गई। बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जनरल रिफॉर्म्स। अब नेक्स्ट आता है बेटा सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला कि फार्मर को इसका 30 रुपया पर केजी मिलेगा। अब जो मार्केट प्राइस थी बेटा वो तो 10-15 रुपए केजी थी, तो फार्मर को तो नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ना आप 15 में मत बेचो, आप तो हमें 30 रुपए में बेच दो। मतलब अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है तो पूरा का पूरा स्टॉक कौन खरीद लेगा, गवर्नमेंट परचेज कर लेगी फार्मर से, जिससे फार्मर को लॉस ना हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर एक्सेस आउटपुट and the farmers are free to sell their product in the market at the prevailing rate। और फार्मर को फ्रीडम थी, आप तो मार्केट में बेचो मार्केट रेट पे, बट अगर कभी मार्केट प्राइस कम हुई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट फार्मर से एमएसपी पे खरीद लेगी। तो द फार्मर्स आर टू फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट अ प्रिवेलिंग रेट, बट इन केस the market rate is lower than the minimum support price, then the government will purchase their output। but अगर सर market rate MSP से कम होगा तो गवर्नमेंट उनका आउटपुट परचेज कर लेगी। तो बच्चों हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। पहला रिफॉर्म हमने कौन सा पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स। उसको और क्या बोला गया है बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें 4 पॉइंट है बेटा, क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, और एक था बेटा क्या था, कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर अपन ने बात करी बेटा जनरल रिफॉर्म्स की, तो उसमें पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एक था बेटा रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, और लास्ट पॉइंट था बेटा सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। तो हमने 2 रिफॉर्म्स पढ़ लिए बेटा, कौन कौन से सर, एक रिफॉर्म तो हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म, इसको और क्या बोला गया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एक रिफॉर्म आया बेटा अपना जनरल रिफॉर्म्स, ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म अपन पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को पता है, इसको बोला गया बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन।
अगर मैं उस रिफॉर्म का आपको नाम बताऊं तो उस नाम तो है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। और एग्जाम में ऐसे करता है कि टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बताओ, तो ध्यान रखना ग्रीन रेवोल्यूशन बोल लो या फिर उसको और क्या बोला गया बेटा, टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो मैं सिंपली बताऊं ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब था, जब HYV सीड्स आ गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब किसका बात कर रहे हैं हम, ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द सडन एंड स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जब हमारी प्रोडक्टिविटी में एकदम से काफी इंक्रीमेंट होने लग गया था, उसको क्या बोला गया बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस although 72% of population was engaged in the agriculture, and no doubt इस इंडिपेंडेंस के बाद 72% लोग कहाँ इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बट द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी कम थी। तो द गवर्नमेंट इनिशिएटेड मैनी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, तो गवर्नमेंट ने लगातार कोई ना कोई स्टेप उठाए, एंड दिस कंटिन्यूअस एंड इंटेंसिव एफर्ट्स breaks the stagnancy in agriculture, और finally गवर्नमेंट स्टेगनेंसी को तोड़ने में कामयाब रही, which was regarded as green revolution, और इसको क्या बोला गया बेटा, green revolution। अब सर होता क्या है इसमें, तो it includes use of HYV seeds, that is use of high yielding variety of seeds, use of chemical fertilizers, use of पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप रोटेशन, मतलब HYV सीड को यूज करना, फर्टिलाइजर को यूज करना, पेस्टिसाइड को यूज करना, मॉडर्नाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन लाइक ट्रैक्टर वगैरह, एंड साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो देखो मैंने तीन तरह के रिफॉर्म बताए आपको, लैंड रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रखना अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या-क्या अचीवमेंट्स थे और ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या-क्या ड्रॉबैक्स थे, मतलब कौन-कौन से तो पॉजिटिव पॉइंट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के और कौन-कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बेटा यहां तक का पार्ट आप सभी को पढ़ना है, प्लीज इसको अच्छे से गो थ्रू करना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने 3 क्लास कंडक्ट कर लिए, नेक्स्ट 2 और 3 क्लास में हम चैप्टर को वाइंड अप भी कर देंगे। तब तक के लिए बेटा आपको ये पूरा पार्ट पढ़ना है अच्छे से और कोशिश करना समझने की, जितना ज्यादा पार्ट आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे। सुना मेरी बात, चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर लेंथी है बस, तो हार्ड तो ही नहीं, लेंथी है, तो कंटिन्यूटी आपको देनी पड़ेगी, बस ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां तक का पार्ट आज हम पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय। तो प्लीज इस पार्ट को पढ़ना, और किसी को भी अगर PDF चाहिए तो मुझसे मंगा लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, गुड बाय।